अरे ये हंसी वाला फिल्टर तो हटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज हम लोग डिस्कस करने रुक वाले जा हैं। रुक जा। Okay. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं अपने न्यू वीडियो के साथ, एपिसोड नंबर 4 ऑफ द पॉडकास्ट। मेरे साथ है सितांशु, आदित्य और मार्क। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से ये पिछला सीजन बहुत टफ रहा सारी टीम्स के लिए। पहले हम जानना चाहेंगे सितांशु से कि उनका मैनचेस्टर सिटी के परफॉर्मेंस पे क्या कहना है इतने टफ सीजन के बाद। नहीं, काफी अच्छा सीजन रहा ये मैनचेस्टर सिटी के लिए। अपनी हिस्ट्री में पहली बार चैंपियंस लीग फाइनल में प्रवेश किया उन्होंने। भले ही हार गए, लेकिन एक काफी अच्छा माइलस्टोन क्रैक किया, जो क्वार्टर फाइनल का बैरियर हमेशा रहता था हर साल। पेप गार्डियोला का फ्रॉडियोला भी बोला जाता था कई बार मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स द्वारा। बट काफी अच्छा उन्होंने अपने आप को इस बार प्रूव किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रह गए। आई एम श्योर कि काफी अच्छा सीजन कर पाए वो, और फैंस के बिना काफी मुश्किल रहा सभी टीमों के लिए। और ये मैं कहना चाहूंगा कि मैनचेस्टर सिटी ने तो अपना पूरा दिया। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों से पूछते हैं क्या है उनका राय इस सीजन के एंड में। मुझे लगता है कि ये सीजन काफी बिटर स्वीट था। काफी अच्छे मोमेंट्स थे इस सीजन में, दुख भरे भी थे। हम लोगों ने एक नया नया रिकॉर्ड बनाया। मतलब कि आर्सेनल के साथ हम लोग पहली टीम है इस नए प्रीमियर लीग एरा में जो पूरी सीजन अवे अनबीटन रहे। तो मेरे को काफी अच्छा लगा ये सुन के। बट होम फॉर्म हमारा काफी टेरेबल था। मतलब 6 मैचेस हारे हम होम पे, और मतलब कि टेरिबल फॉर्म ये काफी बुरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एंड हमारी जो स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स है, मुझे लगता है कि हम लोग को टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए। काफी अच्छी स्क्वाड है हमारी। लाइक पूरी स्क्वाड को यूटिलाइज नहीं किया सोल्जर ने। और अगर आप दूसरी तरफ की बात करें, लाइक ट्रॉफीज की बात करें, तो पेप के लिए ये बोला जा रहा था कि फाइनल में उन्होंने ओवर थिंक किया। मुझे लगता है कि सोल्जर तो सोचे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग का काफी बुरा परफॉर्मेंस था फाइनल में। और मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूट्स का यूज एज अ मैनेजर वो ग्रो करेंगे अगले सीजन। होपफुली ग्रो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर उनको सैक कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता है स्क्वाड को के ईयर्स को वेस्ट करने के लिए उनके ग्रोथ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ला लीगा में। आदित्य से जानना चाहूंगा कि रियल मैड्रिड की स्क्वाड के बारे में आपका क्या कहना, उनका सीजन कैसा गया। सीजन अगर हम इन जनरल बाहर से देखें कि सेकंड आए ला लीगा में, चैंपियंस लीग के भी सेमीफाइनल में हारे, तो काफी लोग ये सोचेंगे कि अच्छा सीजन नहीं रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक हिस्टोरिक इंजरी क्राइसिस के बाद में पूरे सीजन में 62 इंजरीज और कोविड केसेस, और मैनेजर को भी कोविड हुआ था 3 मैचेस के लिए, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आई बिलीव ये अच्छा सीजन था। जिडान की मैनेजमेंट के अंडर जितना प्लेयर्स दे सकते थे उससे ज़्यादा ही दिया। और डेप्थ लैकिंग थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि कुछ प्लेयर्स लोन पे चले गए, ओडेगार्ड और मेयोराल, योविच। और इंजरीज की तो बात हो ही चुकी है। अब एंचेलोटी आए हैं तो होपफुली थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन। हैज़ार्ड का फॉर्म इस सीजन भी नहीं दिखा, इंजरीज थी उन्हें, चेल्सी के मैच में कुछ नहीं कर पाए। तो ओवरऑल आई थिंक सीजन काफ़ी अच्छा था। और ला लीगा इन जनरल देखें तो काफ़ी अच्छा वो था ईयर। सेल्टा विगो ऑलमोस्ट रेलीगेट हो गए थे लास्ट ईयर, इस बार 8th हैं। और विलारियल ने यूरोपा लीग जीता। और टॉप 4 में भी काफ़ी बैटल था, लास्ट डे पे डिसाइड हुआ टाइटल। तो ओवरऑल आई बिलीव सीजन अच्छा था रियल मैड्रिड का। तो जैसा कि अभी आदित्य ने बोला ला लीगा का सीजन अच्छा रहा, मैं भी बार्सिलोना के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। सीजन टफ था, नए कोच, नया बोर्ड, नए प्लेयर्स ला मसिया को ग्रो कर रहे थे। पर एक कोपा डेल रे की ट्रॉफी मिली, उसकी बहुत खुशी है। तो चलिए अब वापस हम लोग आते हैं प्रीमियर लीग पे। प्रीमियर लीग की डिस्कशन, टीम ऑफ द सीजन। सबसे पहले मैं सितांशु से जानना चाहूंगा कि आपकी टीम क्या है। मेरी टीम ऑफ द सीजन बहुत ही एब्सर्ड फॉर्मेशन खिलाई है मैंने। मुझे पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया है, बट किया है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? चैंपियंस लीग जो जीती है चेल्सी ने, काफी ज्यादा एक मिरेकल सा थॉमस टुकेल ने किया। उसके बाद उसके चेल्सी के प्लेयर्स इतने स्ट्रांग थे फाइनल तक,
और फाइनल में भी बहुत अच्छा खेला। उसकी वजह से मैं एडवर्ड मेंडी को गोल में रखता हूँ अपने गोल पोस्ट के बीच में, क्योंकि एडवर्ड मेंडी जब से आए हैं, केपा अरीजा बॉल भागा, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उससे पहले तक। मुझे याद है 5-3 जब हारे थे लिवरपूल के खिलाफ, तब एक खाली पहला जो शॉट लिया था उसके लिए खाली वो हिले थे, बाकी 4 गोलों में बिल्कुल भी मतलब मूवमेंट भी नहीं था उनका। एडवर्ड मेंडी केम एसएप और आके पूरा बताया उन्होंने, बचा लिया एक तरह से लिवरपूल को, लिवरपूल को कह रहा हूँ, चेल्सी को, बिकॉज चेल्सी wasn't in the position, 8th पे चल रहे थे, फिर तुखेल आए, तुखेल के अंदर भी बहुत अच्छे से 16 क्लीन शीट्स एडवर्ड मंडी इस सीजन। तो मुझे लगता है वो मेरे गोलकीपर ऑफ द सीजन है। मेरी तो टीम ऑफ द सीजन में गोलकीपर मैंने एमिलियानो मार्टिनेज को रखा है। उनके लीग में 150 से ज़्यादा सेव्स थे, और एस्टन विला जैसी टीम के लिए खेलते हैं वो, जिसके डिफेंस में एजरी कॉन्जा और टायरोन मिंग्स जैसे प्लेयर हैं। चाहे एडरसन को गोल्डन ग्लव मिला, लेकिन उनका डिफेंस ही इतना स्ट्रांग था कि उन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा पूरे टूर्नामेंट। एडवर्ड मेंडी का भी सेम था टूकल के अंडर। तो आई बिलीव एमिलियानो मार्टिनेज की वजह से जो एस्टन विला ने एक कंफर्टेबल मिड टेबल फिनिश लिया है इस साल, पिछले साल ऑलमोस्ट डेलीगेट हो गए थे, तो मेरे ख्याल से एमिलियानो मार्टिनेज की वजह से ही वो इस साल सिक्योरिटी तक पहुंचे हैं, एंड तभी वो मेरी टीम में है। और देखा जाए तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एमिलियानो मार्टिनेज अगर मतलब एस्टन विला में मिड टेबल फिनिश किया है, बट अगर उनके कुछ की प्लेयर जैसे कि ग्रीलिश अगर इंजर्ड नहीं होते तो वो यूरोप में भी जा सकते थे, क्योंकि उनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा था। तो मैंने भी सोचा लेकिन एमिलियानो उसी मार्टिनेज को रखने के लिए, बट थोड़ा सा एडवर्ड मेंडी चैंपियंस लीग जीते हैं इसलिए रख दिया मैंने। मैं भी एमिलियानो मार्टिनेज के साथ गया हूँ। मुझे काफी अच्छे लगे उनके परफॉर्मेंसेस, स्पेशली कंसिडरिंग दैट देयर डिफेंस वाजंट दैट स्ट्रांग। और मैन सिटी का देखा जाए तो एडिसन, मतलब ऑब्वियसली सम स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस इन देयर, बट डियाज का काफी अच्छा बहुत बड़ा रोल था इसमें। देखा जाए तो उनका डिफेंस काफी शेकी था, बट डियाज ने बैक फोर और गोलकीपर को सेटल किया और कमांड काफी अच्छा किया। और केपा की बात करी जाए, शितांशु बता रहे थे कि केपा काफी खराब, मेंडी ने मतलब कि सेटल किया बैक फोर को, तो बैक थ्री टूखेल के अंदर टू बी प्रिसाइज। तो देखा जाए तो मतलब कि मेंडी का भी काफी बड़ा रोल था, बट आई थिंक मार्टिनेज हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब फॉर एस्टन विला। और अपने पहले मैच में पेनल्टी भी रोकी थी उन्होंने डेब्यू में एस्टन विला के साथ, हाँ, एमिलियानो याद मार्टिनेज है। ने। आई थिंक इट्स अ बिग ह्यूज बार्गेन फॉर देम, और आर्सेनल का क्या ही लॉस है। बर्न लेनो पैर के बीच में से गोल खाते हुए इधर उधर से, और काफी तो वो भी काफी जा रहे हैं, बुरा सीजन रहा उनके लिए। हाँ बर्ंट लेनो के भी जाने की रूमर्स आ रही हैं। हाँ, आंद्रे ओनाना आ रहे हाँ, हैं आर्सेनल। काफी काफी आर्सेनल का बुरा हाल है इस साल, देखते हैं क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं डिफेंस की तरफ। फुल बैक से स्टार्ट करेंगे, सितांशु। मेरी टीम में मैंने फुल बैक्स खिलाए ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे पास डिफेंडर्स ही ज्यादा, सेंटर बैक मेरे को अच्छे लगे। तो मैंने 3 सेंटर बैक फॉर्मेशन खेली है, उसमें मैंने 3 सेंटर बैक्स खिलाए हुए हैं, स्टोन्स, डियाज और रोडिगर। तो स्टोन्स का फिर से रेजरेक्शन हुआ है सीजन में, काफी बेहतरीन खेले हैं। वो जो एक कुछ रन गई थी कि 10 मैचेस में 9 क्लीन शीट्स और 1 गोल कंसीड किया था, वो काफी अच्छा देखने को मिला था। और जब 22 गेम्स विनिंग स्ट्रीक जो हुई थी, डियाज उनके पार्टनरशिप काफी अच्छा किया था उन्होंने। और कोई डिफेंडर नहीं था, सेंटर बैक नहीं था, सारे तीनों इंजर्ड थे, एके, लापोर्ट और आपके एरिक गार्सिया। तब इन दोनों ने स्टैंड आउट किया। मुझे याद है ओल्ड ट्रैफर्ड वाली गेम जब 2-0 जीती थी सिटी काराबाओ कप में, उसमें काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस डाले थे डियाज और स्टोन्स दोनों ने ही। ब्लॉक्स आ रहे हैं, रैशफोर्ड ने शॉट लिया था, उसके ब्लॉक आया, एक डियाज का मैंने ब्लॉक देखा था जो एकदम लेटे लेटे 2-3 सेकंड तक लेटे रहे, तब जाके बॉल मिली जो मैकटोमिने के पैर से निकाली थी। तो मतलब डियाज और स्टोन्स मुझे लगता है सेंटर बैक में रहने चाहिए फॉर पीएल ऑफ द ईयर। और रूडिगर क्या ही कमाल किया है टॉमस टुकल के अंडर, भले ही ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, 6 महीने के लिए ऐसा, मतलब हाफ सीजन के लिए ऐसा खेले हैं, बट ऐसा अगर वो खेलते रहे तो वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स बन सकते हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं आदित्य की तरफ। आदित्य, आपकी टीम में कौन कौन ने जगह बनाई है?
मेरे जो फुल बैक्स हैं, मैंने लूक शॉ और वाओ कांसेलो को रखा है। लूक शॉ का तो इस सीजन जो रेजरेक्शन हुआ है वो हम सब ने देखा ही है। एलेक्स टेलर्स के आने से उनको लेफ्ट साइड पे कंपटीशन मिला, और 1 गोल और 5 असिस्ट हैं इस सीजन, और एक कांस्टेंट अटैकिंग थ्रेट लेफ्ट साइड से। और अपने आप को बेस्ट फिनिशर भी क्लेम करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में। मेसन ग्रीनवुड इस बात से अग्री करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनका पूरे सीजन परफॉर्मेंस काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा है लूक शॉ का। और वाओ कांसेलो को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि चाहे वो सेकंड हाफ में ज़्यादा ना खेले हों, काइल वॉकर को प्रेफर किया था, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो लेफ्ट बैक खेल सकते थे, राइट बैक भी खेलते थे, और जो वो वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करते थे ग्वार्डियोला को, कि जो उनका पोजिशनल प्ले जाना चाहता है वो मिडफील्ड में भी खेलते थे कांसेलो। कभी कभी ऐसा भी होता था कि नंबर 10 पे ही पहुंच जाते थे। और इस सीजन उनके 3 असिस्ट हैं, 8 बिग चांसेस क्रिएटेड हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब मेरी टीम में ये दोनों फुल बैक्स ने जगह बनाई। मार्क? मेरी टीम में मैंने लूक शॉ को रखा है, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। आई थिंक वो मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं कि उनको लाइक प्रीमियर लीग ही नहीं, मतलब कि फीफा वर्ल्ड 11 में भी उनको शाउट जाता है इस साल के लिए। और उनके मतलब की परफॉर्मेंसेस ने मतलब कमाल कर दिया, एंड लाइक उनका रिवाइवल काफी अच्छा था। योजे मोरिनियो ने कितना क्रिटिसाइज किया था उनको। वी ऑल नो योजे मोरिनियो फॉर थ्रोइंग हिज प्लेयर्स ऑफ द बस, बट लूक शॉ का रिवाइवल वाज अनरियल। एंड आई थिंक 5 असिस्ट, एंड उन्होंने काफी अच्छा ये दिखाया है कि वो मतलब कि अपने डिफेंस से आगे बम फॉरवर्ड कर रहे थे, वापस भी आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। उनका स्टैमिना काफी अच्छा रहा है। फिटनेस लेवल्स आर अनरियल दिस सीजन। वो पहले उनको इंजरीज के लिए क्रिटिसाइज करते थे, अब आए हैं इस साल फुली स्ट्रांग, फुली फिट, और मतलब कि दिखा दिया सबको कि उनका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और राइट बैक के लिए मैं गया हूँ सुफाल के लिए। वेस्ट हैम के लिए काफी स्ट्रांग उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं एज अ बैक फोर, मतलब कि वो राइट साइड पे काफी सॉलिड रहे हैं। एंड आई थिंक दैट वेस्ट हैम डिस्पाइट उनका जो वो था, क्या बोलते हैं, their chances of relegation were quite high this season, but I think that राइट साइड से उन्होंने काफी वो दिया है। जैरेड बोयन और सुफाल ने उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए हैं थ्रू आउट द सीजन। और आई थिंक दैट सुफाल काफी स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से 2-3 सीजन में वो किसी अच्छे टीम में ट्रांसफर भी करना चाहिए उनको। जी जी। और फिर हम आते हैं अब अपने सेंटर बैक्स के पोजीशन पे। तो जैसा कि जानते हैं सितांशु ने तो फुल बैक्स खिलाए नहीं थे, तो उन्होंने सेंटर बैक्स बताएं। मेरी टीम के 2 सेंटर बैक्स मैंने रूबेन डियास और वेस्ली फोफाना को रखा है। रूबेन डियास की काफ़ी बात हम कर चुके हैं, 15 क्लीन शीट इस सीज़न। एक लीडर की तरह एक्ट करा है उन्होंने सिटी बैक फोर में। शायद विंसेंट कंपनी के बाद उस बैक फोर को लीड करने वाले उनके बाद यही प्लेयर आए हैं, और उनकी काफ़ी बात हो चुकी है, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने की और कुछ बचा नहीं है। वेस्ली फोफाना यंग प्लेयर हैं, और 40 मिलियन के आसपास में साइन किया था लेस्टर ने। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ओवरपेड हैं थोड़े एज अ यंग टैलेंट, लेकिन काफ़ी उनका परफॉर्मेंस एकदम ब्रेक थ्रू सीजन रहा है। और 63 टैकल्स हैं, 250 सक्सेसफुल प्रेशर्स हैं। और ये क्रिटिसाइज किया जाता था उन्हें कि सीजन के बीच बीच में कि जॉनी एवंस के बिना वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं, लेकिन एफए कप फाइनल में हमने देखा एवंस की इंजरी के बाद उन्होंने पूरा बैक फोर संभाला। चेल्सी का अटैक जो लास्ट में मतलब क्रॉसेस डाले जा रहे थे बॉक्स में, चिलवेल और एस्पिलिक्वेटा, जेम्स, सबको बहुत अच्छे से डील किया। तो इसलिए ये दोनों मेरी टीम में। मार्क, आपके टीम के सेंटर बैक्स? मैं गया हूँ डियाज, रूबन डियाज और फफाना के साथ, वेस्ली फफाना। रूबन डियाज मेरे हिसाब से काफी काफी ज्यादा अंडररेटेड रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वैन डाइक हैड डन फॉर लिवरपूल। आई थिंक दैट as a breakthrough season, I think Ruben Diaz has been brilliant. Like उन्होंने पूरी लीग को अपने परफॉर्मेंसेस से मतलब शॉक करके रख दिया, क्योंकि वो 60 मिलियन के लिए आए थे। लाइक एवरीवन थॉट दैट वो लपोर्ट को कंपटीशन देंगे, बट आई थिंक लपोर्ट इस टीम में उनकी टीम में कोई पोजीशन नहीं रही अभी, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस मैन सिटी टीम में। आई थिंक दैट रूबन डियाज ने जो सेटल किया बैक फोर को,
पे उनका जो कमांड है बैक फोर पे, और लाइक एक होता है कि आपका गेम में प्रेजेंस होता है कि आप टैकल्स और इंटरसेप्शंस दे रहे हैं, बट उसके अलावा आई थिंक दैट हिज लीडरशिप, डिस्पाइट बीइंग सच अ यंग प्लेयर, टू हैव अ कमांड ऑन द ड्रेसिंग टीम ऑफ अ स्क्वाड लाइक मैन सिटी, जहाँ पे लाइक सीनियर प्लेयर्स थे इस साल, अग्वेरो वगैरह, लेकिन उन्होंने लीडरशिप दिखाई। जैसे आपको याद होगा डलिट थे आयाक्स के लिए, वो काफी यंग थे बट उन्होंने उस टीम पे अपना ग्रास्प रखा हुआ था। वैसे ही मेरे को लगा डियाज ने अपना स्टैम्प किया अथॉरिटी इस टीम पे। और देखा जाए फोफाना, वेस्ली फोफाना, लाइक one of the top talents at defensive positions this season, I think ब्रेक थ्रू सीजन के लिए काफी अच्छा खेले। वो फोफाना का टैकल्स और इंटरसेप्शंस के स्टैट्स तो आदित्य ने बता ही दिया आपको, और मुझे लगता है कि फोफाना काफी आगे जाएंगे अपने लेस्टर करियर में। मुझे लगता है कि कहीं भी ट्रांसफर आउट करने से पहले उनको थोड़ी सीजन यहाँ पे बिताने चाहिए, क्योंकि रॉजर्स काफी अच्छा मैनेजर है, उनके अंडर वो अच्छे से टैक्टिकली अडेप्ट करेंगे, और मतलब उनका फुटबॉल सेंस भी काफी अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अलोंग साइड जॉनी एवंस वो काफी ग्रो भी कर रहे हैं इस सीजन। तो आई थिंक दैट ये दोनों मेरे टीम में काफी स्टेबल रखेंगे मेरे बैक फोर। तो हम लोग अब बढ़ते हैं सेंटर मिड्स की तरफ। सबसे पहले मैं शितांशु से जानना चाहूंगा उन्होंने क्या क्या सेंटर मिड्स रखे अपनी टीम में। तो मैंने 3 सेंटर मिड्स रखे हैं। सबसे पहला डिफेंसिव मिडफील्डर है जो सेंटर बैक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उनका नाम है एंगोलो कांटे, सब लोग जानते हैं उनको, क्या ही कमाल खेलते हैं, ओमनी प्रेजेंट हर जगह, एक तरह भगवान की तरह ही पहुंच जाते हैं हर जगह। और मतलब उनकी स्टैमिना हो, चाहे उनका टैकलिंग हो, चाहे प्रेसिंग हो, काफ़ी टॉप नॉच है। और मुझे लगता है कि अगर ये टुखेल ऐसे ही चेल्सी में अपने अच्छा रिक्रूटमेंट करेंगे और टीम को और बढ़ाएंगे तो 2-3 प्रीमियर लीग भी आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि चेल्सी काफ़ी बेहतरीन स्क्वाड है और कांटे एक तरह से उसमें लीडर हैं। और देखा जाए तो गुंदोआन ने काफ़ी अच्छा सीजन किया है इस बार। जो मैनचेस्टर सिटी का पीरियड था जिसमें वो 21 या 22 मैचेस जो है विनिंग स्ट्रीक पे गए थे और 24 मैचेस अनबीटेबल स्ट्रीक पे गए थे, तो उसमें गुंडोआन के काफी इंपॉर्टेंट गोल्स थे। मेरे को सबसे महत्वपूर्ण गोल तो नहीं कहेंगे, बट सबसे अच्छा गोल उनका ये याद आता है जब उन्होंने टॉटनहम के खिलाफ एडरसन का लॉन्ग बॉल था, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब डेविडसन सांचेज को पहले गिरा दिया, उसके बाद शॉट लिया। कोई भी और प्लेयर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं टीमो वर्नर की, तो वो अपना शॉट रश कर देते हैं। तो लेकिन गुंडोआन एक काम कंपोज फिनिश दिए और काफी अच्छा गोल था वो। और 12 गोल हैं इस सीजन प्रीमियर लीग में, तो ये दर्शाता है उनका सबसे बेहतर फॉर्म है ये पूरे प्रीमियर लीग में और उनके पूरे करियर में। तो एक तरह से उनका गोल्डन ईयर ही रहा, और प्लेयर ऑफ द ईयर में भी अच्छा कंटेंशन रखते हैं गुंदोआन। तो हम अब पूछेंगे आदित्य से कि आदित्य आपके सेंटर मिड में किन किन लोगों ने जगह बनाई। मेरी टीम में 2 सेंटर मिड्स और एक अटैकिंग मिडफील्ड है। 2 सेंटर मिड्स मैंने गुंडोआन और मेसन माउंट को रखा है। गुंडोआन की बात शितांशु कर ही चुके हैं कि क्या सीजन रहा उनका। जनवरी फरवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ थे, उसके बाद वो थोड़ा अपने गोल स्कोरिंग रोल से थोड़ा सा डीपर रोल में चले गए, जिस रोल में वो डॉर्टमंड में खेला करते थे। तो सीजन के एंड में उन्होंने उतने गोल्स नहीं मारे, लेकिन उनका उस डीपर रोल से भी प्ले काफ़ी एकदम बहुत मज़ा आया देखने में। और मेरे दूसरे सेंटर मिड मेसन माउंट हैं। जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं कि दिस सीजन हैज़ बीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर चेल्सी, वन अंडर लैम्पार्ड एंड वन अंडर टुखेल। लेकिन मेसन माउंट एक ऐसे कांस्टेंट हैं जो कि दोनों मैनेजर्स के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं। एंगोलो कांटे लैम्पार्ड के अंडर काफ़ी इंजर्ड थे, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं करा। मेसन माउंट ने 36 गेम्स खेले हैं, 6 गोल हैं, 5 असिस्ट हैं, काफ़ी की चांसेस भी क्रिएट किए थे। लेकिन इनके स्टैट्स से ज़्यादा अगर हम देखें तो इनका गेम पे इन्फ्लुएंस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। एक एडवांस रोल से इनके 75 टैकल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक बैक करते हैं, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। और बहुत यंग हैं, लेकिन इनके गेम में आपको पता चलता है कि इनमें बहुत पैशन है, चेल्सी के लिए खेलना बहुत पैशनेटली खेलते हैं। तो फॉर दिस रीज़न कि पूरे सीजन कंसिस्टेंट रहे हैं, मैंने गुंडोआन और माउंट को रखा है। और अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस है, लेकिन उनकी बात मैं मार्क को करने दूंगा, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है। तो अब मार्क से सुनते हैं उनके मिडफील्ड ऑप्शंस। मैं गया हूँ गुंडोआन और उसके लिए
सूचेक जो है वेस्ट हैम के लिए खेलते हैं। गुंडवान की बात अभी आदित्य ने करी, क्या खेले थे। लाइक सिटी का एक पीरियड आया था जब सिटी काफी डाउन चल रहा था, गेम्स हारे जा रहे थे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट गुड ड्रॉ भी कर रहे थे। और मैन सिटी फैंस काफी नाखुश थे उस टाइम पे, बट उस टाइम पे गुंडोआन आए, काफी अच्छा ड्राइविंग फोर्स थे उस टीम के लिए। आगे खेलते थे एडवांस पोजीशंस में, पेनिट्रेट करते थे ऑपोजिशन को, लॉन्ग शॉट्स डालते थे, रन्स अच्छा बनाते थे, और मुझे लगता है कि काफी इन्फ्लुएंस रहता था उनका गेम पे। और इन्होंने बताया ही होगा कि मतलब बाद में थोड़ा डीपर खेले, बट मुझे लगता है कि वहां से भी उनका ग्रास्प गेम पे काफी अच्छा था, और मैन सिटी उनके साथ काफी अच्छा खेली थी, और मुझे लगता है अगले सीजन भी काफी की प्लेयर होंगे वो मैन सिटी के लिए। दूसरे प्लेयर की बात करी जाए, सूचेक, कितना की प्लेयर रहे हैं वो, इतना इतना अंडररेटेड साइनिंग लग रहा है मेरे को सूचेक। प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए भी नॉमिनेट करे गए हैं वो, इतना उनका की रोल था वेस्ट हैम के चैंपियंस लीग हंट में। नहीं फिनिश कर पाए, बट उनको यूरोपियन फुटबॉल मिला, यूरोपा लीग में फिनिश करें काफी टाइम के बाद। ऐसा लग रहा है कि कोई अंडरडॉग, मतलब कि जो रेलीगेट होने वाले थे, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टीम रेलीगेट करेगी वो टीम पहुंची है इतना आगे। आई थिंक काफी की पार्ट रहे हैं वो उस टीम का, एकदम बीच में वो, मतलब प्ले को लाइक डिक्टेट नहीं कहेंगे, मतलब कि काफी काफी मतलब कि वो टफ प्लेयर है इधर। ही डजंट गेट टायर्ड, मतलब पूरे पिच पे भागते हैं, और ही गिव्स एवरीथिंग फॉर द टीम, एंड आई थिंक फ्रॉम सेट प्लेस एज वेल। काफी टॉल है वो, और काफी 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 बड़ा अटैकिंग थ्रेट है। एंड फाइनली आए हम अपने स्टार प्लेयर, एंड आई थिंक सबको पता होगा कि सबसे बढ़िया प्लेयर रहे इस सीजन पूरे लीग में, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है अपनी टीम पे और स्टैम्प कर अपना अथॉरिटी। ब्रूनो फर्नांडिस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। ब्रूनो फर्नांडिस क्या प्लेयर रहे हैं इस साल। कितने गोल मारे उन्होंने, 29 आई थिंक। और जो लैम्पार्ड का रिकॉर्ड था उसमें काफी लोग प्रेस करते कि लैम्पार्ड को इतना गोल मारा उन्होंने, इतने असिस्ट मारे दिए, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ने भी उस रिकॉर्ड को तोड़ा, और अब लोग कहेंगे कि पेनल्टीज की बात है, तो तुमने तो उस कहा ही रिकॉर्ड में नहीं। देखा जाए लैम्पार्ड ने भी 9-10 पेनल्टीज मारे थे, और फिर आप आई डोंट थिंक कि कंपैरिजन कर सकते हो आप। और ओपन प्ले गोल्स भी काफी हैं इस सीजन। ब्रूनो फर्नांडिस के टोटल गोल कंट्रीब्यूशंस थे 46, डे ब्रुयना के 24, तो मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है इस बात में कि कौन अच्छा प्लेयर रहा है इस सीजन दोनों में से। और इन्फ्लुएंस की बात करी जाए, लीडर्स की बात करी जाए, अपने प्लेयर्स को आगे रश करने के लिए, प्रेस करने के लिए, आगे अपने टीम के लिए आगे पीछे भागने के लिए काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, और अपने ड्रेसिंग रूम पे भी काफी उनका इंपॉर्टेंस दिखा है मेरे को। तो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस बेस्ट प्लेयर दिस सीजन। तो हमने जैसा कि अभी तीनों लोगों से सेंटिमेंट्स के बारे में सुना, अब हम और आगे मैंने बढ़ते 2 हैं सेंटरमिड बोलना भूल गया। ओके। जो मैंने खिलाया कांटे और गुंडोगन, उसके साथ में गुंडोगन के साथ पैरेलली केविन डे ब्रुयना मेरी टीम में है। केविन डे ब्रुयना लोग कह रहे हैं इस सीजन काफी अच्छा नहीं खेले, उनको ब्रूनो फर्नांडिस से भी कंपेयर किया जा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि केविन डे ब्रुयना जो काम कर रहे हैं वो पिछले 6 साल से कर चुके हैं मैन सिटी के लिए। और जो ब्रूनो फर्नांडिस है अभी अपराइजिंग टैलेंट है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड में मुझे नहीं लगता ब्रूनो फर्नांडिस की जगह कोई ले सकता है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस के बाद हम लोग देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन आता है ब्रूनो से बढ़िया। तो एक दो ही नाम याद आते हैं मेरे को, वो भी कुछ पोजीशंस में ही, और उनके पोजीशन में मुझे नहीं लगता कोई और बढ़िया है। और मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रिक है, क्योंकि सारे प्लेयर जो है ब्रूनो फर्नांडिस को ही बॉल देते हैं कि भाई तुम जो है गेम को चलाओ, और मतलब काफी अच्छा उनके पास भी इन्फ्लुएंस है पूरे गेम में। केविन डे ब्रुयना को देखा जाए तो इम्पोर्टेंट मैचेस में स्कोर किए हैं, बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबैक के खिलाफ क्या ही गोल मारा था लेफ्ट फुट से टॉप कॉर्नर में, और बाकी पेरिस सेंट जर्मेन के क्रॉस डाल रहे थे, गोल चला गया, बट काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो मुझे लगता है केविन डे ब्रुयना अच्छा खेले हैं। और सेंटर फॉरवर्ड एक तरह से कहें सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर में मैंने ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाया है, क्योंकि जैसे कि मार्क ने बताया 29 गोल्स, और जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत लोग उनको पेनल्टीज के लिए कहते हैं कि ये पेनल्टी से गोल मारते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये काफी अच्छा
उनके पास ये स्किल है कि वो पेनल्टी से मार पाते हैं, वरना अगर सिटी इतने गोल मारती तो भाई सिटी कहाँ ही पहुंच जाती। तो ये मेरी मिडफील्ड है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं विंगर्स की तरफ। तो सितांशु, आपके टीम के विंगर्स? मेरे टीम में 2 विंगर्स हैं। सबसे पहला है अपना ह्यून-मिन सॉन, काफी अच्छा खेल रहे थे पहले पार्ट ऑफ द सीजन में। काफी अच्छा लिंकअप था हैरी केन के साथ इनका, और पता नहीं कितने सारे तो गोली मार दिए थे, और पेस भी काफी है बड़ी बड़ी। जब मुझे याद है मुझे याद है होजे मोरिनियो की टीम में जब स्पर्स जो है फर्स्ट पे चल रही थी और लग रहा था यही जीत जाएंगे, तब इनका काफी इमेंस रोल था। और दूसरे विंगर मैंने राइट पे फोर्डन को रखा है, क्योंकि फोर्डन राइट से जब कट इन करते हैं तो काफी अच्छा खेलते हैं। जैसे कि हमने लिवरपूल वाले मैच में देखा था, क्या ही गोल मारा था राइट से एकदम कट के। और फोर्डन विंग पे काफी अच्छा खेले हैं सीजन, क्योंकि एक तो उनका जो टेम्पो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, हाई है, और वो डिफेंसिवली भी काफी ट्रैक बैक करते हैं। हमने देखा है जब लिवरपूल से 4-1 सिटी जीत रहा था, तो लास्ट में लिवरपूल वाले काउंटर कर रहे थे, तो फोर्डन ने काफी अच्छा अपने हाफ से दूसरे के हाफ से भाग के अपने हाफ में आके टैकल किया था, जो कि ये दर्शाता है कि वो मैनचेस्टर सिटी के प्रति कितना प्यार रखते हैं, और मतलब वो हारना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आदित्य से पूछते हैं कि उनके टीम के विंगर्स कौन हैं? मेरी टीम के 2 विंगर्स, लेफ्ट पे सॉन ह्यूंगमिन और राइट पे मोहम्मद साला। और सॉन की अभी सितांशु ने बात करी, बहुत ही बढ़िया खेले फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, केन के साथ कमाल का लिंकअप था। आर्सेनल के खिलाफ तो बहुत ही बढ़िया गोल मारा था, और 17 गोल हैं और 10 असिस्ट हैं इस सीजन में। सेकंड हाफ में हैरी केन के इंजरी स्ट्रगल्स के बाद टॉटनहम के मिडफील्ड में वैसे ही कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो सॉन ने थोड़ा स्ट्रगल किया। लेकिन केन और सॉन, इन दोनों के बिना अगर ये दोनों नहीं होते अपने इस सीजन वाले फॉर्म पे, तो टॉटनहम तो शायद 14 या 15 प्लेस पे ही होता। होजे मोरिनियो ने इन दोनों को ट्रस्ट किया था, गोल स्कोरिंग का लोड दिया था, और सॉन ने बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है 17 गोल्स का। और राइट पे मैं मोहम्मद साला के लिए गया हूँ। लिवरपूल का हमें सीजन पता है कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड का फर्स्ट हाफ में फॉर्म खराब था, वैन डाइक की इंजरी, सेकंड सेंटर बैक जो गोमेज की इंजरी, और मिडफील्ड में इंजरीज थी थियागो की, हेंडरसन की। लेकिन इस सब के बाद भी मोहम्मद साला के 22 गोल्स हैं और 5 असिस्ट हैं, गोल्डन बूट में सेकंड थे। एंड लुकिंग एट साडियो माने's फॉर्म दिस सीजन, 19 बिग चांसेस मिस किए उन्होंने, फर्मिनो ने भी सिर्फ 9 ही गोल्स मारे हैं। तो सारा का सारा गोल स्कोरिंग का लोड मोहम्मद साला ने अपने शोल्डर्स पे लिया है, एंड ही इज अ बिग पार्ट। आई थिंक ही इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई लिवरपूल आर थर्ड प्लेस इन द टेबल। I thought if he would have not scored the goals, Liverpool would have finished mid-table, would have missed even the Europa League spots. So that's why ये दोनों मैंने अपनी टीम में विंगर्स रखे। Salah was the biggest reason for Liverpool to finish in top third, except for the Alisson header. नहीं, एलिसन हेडर तो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था ना एलिसन के लिए। भाई बट काफी मोहम्मद अच्छा साला ने था। पूरे सीजन जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, जैसे विला के खिलाफ 7-2 हारी थी लिवरपूल, लेकिन उस मैच में भी इनके बेस्ट प्लेयर मोहम्मद साला ही थे। हाँ, तो काफी इसीलिए सारे रन बना रहे थे 2 और गोल मारे काफी थे। सारे चांसेस भी थे। फिनिश नहीं कर पाए थे कुछ, लेकिन काफी अच्छा खेले थे। आप अपने विंगर बता दो मार्क। I've gone for Mohamed Salah on the right and Grealish on the left. I think that Son की बात कर रहे थे आप दोनों लेफ्ट विंग पे। मुझे लगता है कि केन के साथ उनका दिखा था कि वो कितना शाइन कर सकते हैं अगर कोई उनको प्रोवाइड करने के लिए रहे। और मैं काफी इम्प्रेस था उनसे फर्स्ट ऑफ द सीजन में, और मुझे लगता है कि काफी सारे उन्होंने अच्छे गोल्स भी मारे थे। आर्सेनल के खिलाफ क्या बढ़िया गोल मारा था दूर से। डाबी में आप बात करते हैं बड़े प्लेयर्स के राइज करने के लिए, तो उन्होंने काफी अच्छा किया था। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आप देख पाए होंगे कि मतलब थोड़ा फॉल्टर कर गए थे, तो इसलिए मैं ग्रीलिश के लिए गया हूँ। उनके इंजरी के अलावा क्या प्लेयर रहे हैं वो, इतने सारे लाइक की एरियाज में वो लाइक ड्रिबल्स करते हैं, और लाइक इन आप सेट पीसेस की बात करें, काफी की होते एक मैच में सेट पीसेस, तो लाइक कितने सारे वो फ्री किक्स पिकअप करते हैं अपने ड्रिबल्स की वजह से। लाइक ओपोनेंट्स उनको लाइक बॉल इंटरसेप्ट करने की बात करी जाए तो फिर काफी बॉल उनसे स्टिक रहता है, और फिर मतलब वो कोई ले नहीं पाता उनसे। तो आई थिंक कि काफी अच्छा खेले, और लाइक मुझे लगता है कि काफी स्पेशल टैलेंट है, काफी आगे जाएंगे और
एक बड़े क्लब के लिए 1-2 साल में वो मूव कर लेंगे। होपफुली मैन यूनाइटेड आए वो और मैन सिटी को टाइटल से डिथ्रोन कर दे। Talking about Mohamed Salah, I think he's one of the most disrespected players in the league. I think that for what he's done, he should have been in the shout for a Player of the Season award. But I think that Foden is he isn't overrated, but he isn't overrated considering his talent. I think that he played brilliantly towards the end of the season, but 17 starts, I think Mohamed Salah has scored more goals than he has started games. So I think it speaks for itself on and मेरे को लगता है कि मोहम्मद साला लाइक एक कांस्टेंट रहा है, मतलब थ्रू आउट द सीजन लिवरपूल के लिए, और मतलब हर गेम में वो कम से कम एक ना एक उनके लिए बड़ा चांस रहा है गोल मारने के लिए। और ये उनकी पोजिशनल अवेयरनेस के लिए स्पीक करता है कि उनके रन्स, उनका लिंकअप प्ले फर्मीनो के साथ, और लाइक डिस्पाइट लिवरपूल की मिडफील्ड जो काफी अनबैलेंस रही है, तो फिर मुझे लगता है कि काफी अच्छा खेले वो। और बात करी जाए मोहम्मद साला के लाइक क्रिटिसिज्म की, वो प्लेयर नहीं है, मतलब कि फर्मिनो के बिना कुछ नहीं है। आई थिंक कि फर्मिनो के भी अपने गेम के वो हैं सेटबैक्स की, वो फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन टुगेदर आई थिंक ये दोनों मिलकर काफी अच्छा अटैकिंग प्लेयर बनता है। सैडियो माने तो वैसे भी काफी खराब खेले थे, तो आई थिंक कि साला को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमको। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं विंगर से स्ट्राइकर की तरफ। स्ट्राइकर के लिए तो मेरे को लगता है सबकी एक ही चॉइस रहेगी, हैरी केन। सब लोग लेकिन 3 फिर पे भी बोलेंगे, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की एक एक करके राय जानना चाहूंगा। सबसे सितांशु पहले पहले आप मार्क बताइए। बताइए, मार्क। हैरी केन, क्या ही बात करी जाए, स्पेशल टैलेंट, स्पेशल प्लेयर। आई थिंक कि जब आए थे शुरुआत में तो इनको 1 सीजन वंडर बोला गया था, बट आई थिंक क्या स्पेशल प्लेयर है ये। इंग्लैंड के लिए बात करी जाए, इंग्लैंड के लिए अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। स्पर्स के लिए इतनी इतनी वीक टीम, आई डोंट थिंक कि पर्टिकुलरली वीक थी अंडर अ मैनेजर, वो शायद यूरोपा लीग में फिनिश कर पाते अंडर अ प्रोग्रेसिव मैनेजर अनलाइक योजे मोरिनियो। बट आई थिंक कि उनका डिफेंस और मिडफील्ड मतलब कई कई जगहों में थोड़ा लैक कर रहा था, और आई थिंक हैरी केन हैज कवर्ड इट अप प्रीटी वेल। हैरी केन काफी काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। सॉन को क्या प्रोवाइड करते हैं, उनकी लिंकअप देखी होगी आपने। 4 असिस्ट दिए थे सॉन को साउथहैम्पटन के खिलाफ सीजन के शुरुआत में। इट्स अनहर्ड ऑफ ऐसा ऐसा गेम जहाँ पे आप 4 असिस्ट और 4 गोल्स, मतलब सेम लिंकअप प्ले। सो आई थिंक कि काफी काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है उस टीम पे। और आई थिंक टॉटनहम विदाउट हैरी केन, आई डोंट थिंक कि कोई स्पर्स फैन सोच रहा था ये 2 महीने पहले तक, बट उनकी सीजन एंडिंग की वजह से अब टॉटनहम और हैरी केन का मुझे लगता है रिलेशनशिप एंड तक आ रहा है अब, और हैरी केन किसी बड़े क्लब पे जाएंगे। मुझे लगता है मैन सिटी जाएंगे वो। इस सीजन तो पेप गार्डियोला ने बोला है कि वो 100 मिलियन प्लस कोई अटैकर खरीदेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट सीजन ही ट्रांसफर लेंगे, क्योंकि मैन सिटी के अलावा कोई टीम इतना हाई अभी दे नहीं सकता, और मैन यूनाइटेड के प्रायोरिटीज अलग पोजीशंस पे हैं। क्या हो सकता है 100 मिलियन प्लस गैब्रियल जेसूस? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं, गैब्रियल जेसूस cannot even compare to what Harry Kane is, so I think टॉटनहम नहीं मानेगी इस ट्रांसफर को। हैरी केन की बात करूं तो बोलना ही बहुत कम है उनके बारे में। इस सीजन 35 मैच खेले हैं, 23 गोल 14 असिस्ट हैं, और पिछले सीजन से काफी ग्रो किए हैं जब से एरिक्सन और डेले अली एरिक्सन गए हैं। डेले अली का एक्सक्लूजन हुआ है टीम से, काफी बेहतर खेले हैं पूरे स्पर्स करियर में अपने। और पिछले सीजन 18 गोल 2 असिस्ट थे, लेकिन इस सीजन प्लेमेकर का भी काफी अच्छा रोल रहा है उनका, 14 असिस्ट है इस बार। और सबसे मैंने ओमनी प्रेजेंट है, मतलब कभी भी ये इंजर्ड नहीं थे, बस बीच में थोड़े एंकल्स इंजरी आए थे जिसकी वजह से पूरे ही स्पर्स का स्क्वाड खराब हो गया। अगर वो इंजर्ड नहीं होते सीजन के बीच में तो काफी अच्छा टॉटनहम के पास चांस था टॉप 4 फिनिश करने का, बट इंजरीज की वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई और स्पर्स बाहर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली सिटी आ जाए तो काफी अच्छा हो, चैंपियंस लीग जीत जाए। आदित्य आपकी राय? नहीं, जितना
इन दोनों ने बोला है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं बोलने को। हैरी केन के बारे में हम सब जानते ही हैं, टॉप गोल स्कोरर, टॉप असिस्टर एक ही साथ, और टॉटनहम जैसी टीम में खेलते हुए आई थिंक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और होजे मोरिनियो जब आए थे तो हमने ऑल और नथिंग डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि होजे मोरिनियो ने उन्हें बोला था कि वो उन्हें रोनाल्डो और मेसी के लेवल तक रीच करने में हेल्प करेंगे, और उनके अंडर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। शायद 62 गेम्स में 62 गोल्स प्लस असिस्ट हैं, तो ये इंसेन स्टैट्स हैं टॉटनहम जैसी टीम के लिए खेलते हुए। और इस सीज़न एरिक्सन के जाने से, पिछले सीज़न, और डेली अली के आउट ऑफ फॉर्म जाने से अपना रोल तो निभाया ही है, और साथ में प्ले मेकर का भी रोल निभाया है। 2 पोजीशन साइमल्टेनियसली खेले हैं। तो आई बिलीव, मेरे लिए पर्सनली, प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करेंगे आगे हम इसके आगे, लेकिन मेरे लिए पर्सनली इस सीजन के बेस्ट प्लेयर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेस्ट साइनिंग ऑफ द ईयर की तरफ। तो मार्क, आपके क्या ख्याल है? मुझे लगता है एलेक्स टेलेस बेस्ट साइनिंग। अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बेस्ट साइनिंग की बात करी जाए, काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास। रूबेन डियास है ऑब्वियसली। बात करी जाए वैल्यू फॉर साइनिंग की, वेस्ली फोफाना है। और देखा जाए तो मैंने और जैसे सूचक लिंगार्ड भी हैं। लोन पे। हाँ, सूचक भी, जेसी लिंगार्ड लोन पे काफी काफी इम्पोर्टेंट था। वो वेस्ट हैम के लिए उनके सीजन को इन्फ्लुएंस किया काफी। इन सब पिक्स में से मुझे लगता है कि जेसी लिंगार्ड का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि आपने देखा होगा वेस्ट हैम गेम्स को, फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द गेम वन, उनने अपने पहले गेम में 2 गोल मारे और स्टैम्प कर दिया कि मतलब ये अब मेरा प्लेग्राउंड है और मैं यहाँ पे डांस करूंगा। वो ब्रेक डांस कर रहे थे। देखा होगा मैन यूनाइटेड के लिए, वेस्ट हैम के लिए अभी देखा नहीं, बट उनका मास्क तो देखा ही था, और उनका बैंड परफॉर्मेंस देखा था वेस्ट हैम के लिए डेक्लन राइस के साथ। मुझे लगता है कि जेसी लिंगार्ड एज अ प्लेयर, वो लाइक more than technical ability, I trust his football intelligence and his work rate, and I think वो काफी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। his stamina is unreal, काफी भागते रहते हैं इधर उधर, प्रेसिंग उनकी काफी अच्छी है। एंड और वेस्ट हैम के साथ देखा जाए उनका लिंकअप प्ले भी काफी अच्छा हुआ है इस साल, बेटर हुआ है। असिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने वेस्ट हैम के लिए, और मैन यूनाइटेड के लिए देखा ही होगा उनको 2 साल का बैरन रन। I think that was majorly due to his personal issues. उनसे उठकर आए वो, उनकी फैमिली में काफी कुछ हुआ, उनके छोटे भाई बहन थे, उनकी ख्याल रखना था उनको, और डेथ भी हुई उनकी रिलेटिव की। तो आई थिंक कि काफी उठकर आए, और इन सब से, और बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिए हैं। वो चैंपियंस लीग तक पहुंच नहीं पाए, बट मजा आएगा उन वेस्ट हैम को अगले साल यूरोपा लीग में देखते हुए। सितांशु, आपके क्या ख्याल है साइनिंग ऑफ द ईयर पे? काफी अच्छा लिंगार्ड ने खेला है इस सीजन। हमको तो पता ही है कितने गोल्स और असिस्ट से यूरोपा लीग पहुंचा दिया है, बट मेरे ख्याल से तो साइनिंग ऑफ द ईयर रूबेन डियास को रहना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा खेले हैं। उनका जो लीडरशिप स्किल्स हैं, और जो सबसे मेन जो चीज थी जो सिटी डिफेंडर्स में नहीं थी लास्ट सीजन, वो थी कम्युनिकेशन। रूबेन डियास ने काफी अच्छा कम्युनिकेशन बैठाया है। हमने देखा था जब पीएसजी के खिलाफ जब नेमार ड्रिबल करके लेके जा रहे थे, स्टोन्स जो है बैक पेडल कर रहे थे, वहां पे जिनचेंको और रूबेन डियास साथ में थे। तब जैसे जिनचेंको ने ब्लॉक किया था, वैसे ही सब लोग गले मिल रहे थे। हर टैकल पे वो लोग गले मिलते हैं, मतलब एक यूनिटी की फीलिंग भी आती है जब भी वो डिफेंड करते हैं। और मतलब काफी अच्छा उनका रोल रहा है। और पर्सनली पहले सीजन में प्रीमियर लीग जीतना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इन द टफेस्ट लीग्स ऑफ द वर्ल्ड, विदाउट द फैंस, विदाउट एवरीथिंग। और काफी अच्छा रूबेन डियास ने किया है, एंड आई थिंक ही इज माय साइनिंग ऑफ द ईयर। आदित्य, आपके क्या ख्याल है साइनिंग ऑफ द ईयर पर? साइनिंग ऑफ द ईयर में जैसे अभी शीतांशु ने बात करी, रूबेन डियास का इंक्लूजन वैलिड है काफ़ी, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र फ़ी की वजह से, जस्ट फॉर इस ट्रांसफ़र फ़ी, मैं उनके लिए नहीं गया हूँ। मेरे लिए साइनिंग ऑफ द सीज़न है एडिनसन कवानी। फ्री ट्रांसफ़र पे आए थे, 2 महीने खेले भी नहीं थे, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे पीएसजी से निकलने के बाद। तो ये मार्क को बहुत अच्छे से पता होगा उन्होंने क्या रोल प्ले किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 10 गोल्स और 3 असिस्ट हैं, और इस सीज़न से उनके स्टैट्स और ऑन पिच गेम से आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि वो
यंग स्ट्राइकर्स जैसे मेसन ग्रीनवुड और एंथनी मार्शियल को डेवलप होने में हेल्प करेंगी। जैसे ओली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि रैशफोर्ड, मार्शियल और ग्रीनवुड आर स्कोरर्स ऑफ ग्रेट गोल्स बट आरंट ग्रेट गोल स्कोरर्स, और कवानी जस्ट वही है, एक प्रॉपर नंबर 9 है, गोल पोचर है। उनका बॉक्स में फॉक्स इन द बॉक्स जिसको कहते हैं, उनका मूवमेंट कमाल का है। हेडर्स से बहुत गोल्स मारे हैं, साउथहैम्पटन के खिलाफ मारा था एक हेडर, बहुत अच्छा था। और आई बिलीव ऑन अ फ्री ट्रांसफर, जब काफी क्रिटिसाइज किया था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले किया है एक प्रॉपर स्ट्राइकर का, तो आई बिलीव ही इज द साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर मी। मैं बोलना चाहूंगा कि जो एडिंसन कवानी का इम्पैक्ट रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में, काफी 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 क्या बोले, काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम के लिए। उन्होंने जो, जैसे कि वो मतलब कि ब्रूनो फर्नांडिस को देखा जाए, काफी बड़े रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में, बट मैचेस में मैंने एज अ यूनाइटेड फैन मैंने नोटिस किया है कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को ही बोलते हैं, तुम पीछे जाओ, तुम्हारा कैंप पे खेलने की पोजीशन है, तुम ज्यादा आगे खेल रहे हो। मतलब कि वो वो डरते नहीं है, और वो मतलब जो सोचते हैं वो मतलब बोलते हैं। और लीडर्स की बात करी जाए तो लीडर हैं वो काफी बड़े। और फुटबॉल वाइज देखा जाए तो आई थिंक यूरोपा लीग में उन्होंने काफी हमारे लिए गोल्स मारे थे। रोमा के अगेंस्ट 4 2 लेग्स में, ग्रेनाडा के खिलाफ एक, फाइनल में भी एक मारा। काफी काफी गोल पोचर के नाम से जाने जाते हैं वो काफी जगहों पे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने फुलहम के खिलाफ देखा होगा, क्या गोल मारा था उन्होंने चिप करके 40 यार्ड्स आउट। आई थिंक दैट्स द गोल ऑफ द सीजन फॉर मी। माय ओ माय, क्या गोल मारा था, एक्सक्विजिट गोल। तो आई थिंक कि कवानी के लिए मैं इसलिए नहीं गया हूँ, बट कि फर्स्ट हाफ सीजन में वो थोड़े इंजर्ड रहे थे, जो एक्सपेक्टेड था गिवन हिज इंजरी रिकॉर्ड इन द पास्ट कपल ऑफ सीजंस। एंड उनका वैसे तो फ्री ट्रांसफर नहीं था, उनके एजेंट को 10 मिलियन देने पड़े थे ट्रांसफर के लिए, बट काफी अच्छा था उनका ट्रांसफर सेकंड हाफ के हिसाब से देखा जाए तो। बट फर्स्ट हाफ के हिसाब से आई डोंट थिंक ही वाज द आइडियल ट्रांसफर। नंबर 7 पहले सैंचो के लिए था हमारे लिए, बट कवानी ने अच्छे से रोल प्ले किया है। तो अब हम बढ़ते हैं मैनेजर ऑफ द ईयर की तरफ। तो सितांशु, मैन सिटी। मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला शुड बी मैनेजर ऑफ द ईयर। प्रीमियर लीग जीता और काराबाओ कप जीता, चैंपियंस लीग फाइनल में भी पहली बार पहुंचे। बट मैं पेप गार्डियोला के लिए नहीं गया हूं, क्योंकि उनसे भी एक अच्छे मैनेजर मेरे को दिखे जो पेप गार्डियोला को 3 बार हरा चुके हैं और 3 अलग कॉम्पिटिशन्स में हरा चुके हैं। उनका नाम है थॉमस तुखल। क्या ही रेवोल्यूशन लाए हैं। हमने जैसे कि बात भी की थी पहले, चैंपियंस लीग फाइनल से पहले टॉप 4 फिनिश भी कराया, एफए कप के फाइनल में भी गए। एफए कप के फाइनल में हार गए, थोड़ा सा बुरा लगा, बट लेस्टर के लिए फेयरी टेल स्टोरी थी। और चैंपियंस लीग में भी जीता, चैंपियंस लीग जीता जो कि बहुत बड़ी बात है। ट्रांजिशन सीजन में चैंपियंस लीग उखाड़ना बहुत बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है थॉमस टुखल इज द मैनेजर ऑफ द सीजन। मार्क। मैं गया हूँ डीन स्मिथ के लिए। आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ द सीजन में आपने देखा होगा 7-2 वो जो हिस्टोरिक विक्ट्री था लिवरपूल के खिलाफ। आई डोंट थिंक एस्टन विला फैंस वो 20 30 40 साल तक कभी भूल पाएंगे। उस मैच में वो लोग क्राउड में नहीं थे, वरना अगर होते तो आई थिंक वाइल्ड होता वो क्राउड सेलिब्रेशन मैच के बाद। आई थिंक डीन स्मिथ ने मतलब कि जैसे वो जो लास्ट सीजन में वो लोग रेलीगेशन जोन में घूम रहे थे, और इस सीजन वो जहां तक पहुंच चुके हैं, आई थिंक कि बहुत बहुत बड़ा चेंज लाए हैं वो। आई थिंक कि कुछ की प्लेयर्स का भी इंट्रोडक्शन आया इस साल। ओली वॉटकिंस काफी अच्छा खेले हैं। एमिलियानो मार्टिनेज वेरी वेरी गुड गोलकीपर, वेरी सॉलिड एट द बैक। तो आई थिंक कि ये मैनेजर ने जो साइनिंग्स करी है और क्लब ने उनमें ट्रस्ट करा है कि हम तुमको ये प्लेयर्स देंगे जो तुम चाहते हो, तुम हमारे लिए एक ग्रोथ दिखाओ कि हम ऊपर फिनिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन दे लॉस्ट देयर टैलिस्मैन ग्रिलिश, and I think any team would be affected by losing their talisman. मैन सिटी अलावा जो आई थिंक केडीबी के खिलाफ 100% जीते सारे मैचेस, डे ब्रुयना के साथ ही हार रहे थे वो। चैंपियंस लीग फाइनल में भी देखा हार गए। और मुझे लगता है कि काफी टीम्स में ऐसा होता है कि की प्लेयर लूज करते हो तो आप अपना लाइक यू जस्ट फॉल अपार्ट। बट देखा जाए तो एस्टन विला मतलब काफी गेम्स जीती भी, एंड इन मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट दे लॉस्ट दे वर स्टिल इन इट टू विन इट। तो आई थिंक कि टैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि
उनके अंदर कोई कमी है सेकंड हाफ में देखा जाए तो, बट यही था कि दे लॉस्ट की प्लेयर्स जो लाइक की मोमेंट्स में अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू शाइन करते हैं। तो आई थिंक ही डिड वेरी वेल फॉर द क्लब। आदित्य, आपके मैनेजर ऑफ द ईयर? मैं एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज था दो मैनेजर्स के बीच में, ब्रेंडन रॉजर्स और डेविड मॉयस के लिए, लेकिन एंड में मैं डेविड मॉयस के साथ गया हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको इस सीज़न से पहले वेस्ट हैम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स थे रेलीगेट होने के लिए। काफ़ी बुकीज़ ने बेट्स लगाई थी उन पे और ऑड्स काफ़ी हाई थे उनके रेलीगेट होने के, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने उस टीम को संभाला है और एक नया कल्चर इंस्टिल किया है और एक कोर बनाया है मिडफील्ड में राइस और सूचेक का, और उनके आगे सेकंड हाफ में लिंगार्ड और सीजन में बोवन, फोर्नाल्स, लांजीनी, ये सारे खेले, मिकेल एंटोनियो, और इन सब प्लेयर्स के साथ जैसे डिफेंस में भी हमने देखा क्रेसवेल और सुफाल, और इन सब प्लेयर्स के साथ जो उनका रन था इस सीजन और चैंपियंस लीग स्पॉट्स में फिनिश कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं किया उन्होंने। बहुत मज़ा आता वेस्ट हैम को चैंपियंस लीग में देखने को, लेकिन आई बिलीव इस स्क्वाड के लिए जितना उनके पास डेप्थ है, यूरोपा लीग काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, और जो उन्होंने ही वर्कड वंडर्स विद दिस स्क्वाड, सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन फॉर डेविड मॉयस। पर्सनली आई डोंट थिंक नेक्स्ट सीजन वेस्ट हैम अच्छा कर पाएगी, क्योंकि यूरोपा लीग का एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा उन पे कि मतलब एटलीस्ट वो अपने ग्रुप स्टेज से बाहर निकले और एक दो राउंड पार करें। फॉर द वेस्ट हैम फैंस ये रहेगा कि वो करें, एंड आई थिंक प्रेशर के वजह से वो क्रम्बल कर जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सीजन वो इतना कर पाएंगे। आई वुड बी पर्सनली शॉक्ड कि अगर वो अच्छा करे। एंड ब्रेंडन रॉजर्स की बात करी जाए, इस सीजन भी अच्छा कर रहे थे काफी, बट लास्ट सीजन में फॉल्टर कर गए। क्या ही बोले लेस्टर के बारे में, ट्रॉफी जीते इस साल, सो आई थिंक दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोग्रेस, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्लब आई थिंक कि एफए कप की उतनी वैल्यू नहीं रही है अब, और टॉप 4 की ज्यादा रही है, क्योंकि टॉप 4 गिव्स यू मोर मनी। सो आई थिंक कि ब्रेंडन रॉजर्स का यही था। तो अब हम फाइनली बढ़ते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर की तरफ। मैं पहले सितांशु से जानना चाहूंगा उनका प्लेयर ऑफ द ईयर। तो अभी तो हम सब ने बात कर ही ली अपनी टीम ऑफ द ईयर पे, और टीम ऑफ द ईयर में से ही कोई एक प्लेयर ऑफ द ईयर होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता उस पर ज्यादा कुछ बोल के मैं आप लोग का व्यूअर्स का टाइम वेस्ट करना चाहूंगा। तो मेरे लिए प्लेयर ऑफ द ईयर रूबेन डियाज रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पार्टनरशिप विद जॉन स्टोन्स अपने साथ की टीम को भी उन्होंने लेवल रेस किया। आई हैव गॉन फॉर रूबेन डियाज। मार्क, आपके प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? मैं गया हूँ ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। काफी इंपॉर्टेंट गोल्स मारे, काफी ब्यूटीफुल गोल्स मारे इस साल, और की इन्फ्लुएंस रहे गेम पे। और मुझे नहीं लगता कि मिडफील्डर इतना कोई इन्फ्लुएंस करा है अपने टीम को कभी जितना इन्होंने करा है रिसेंट टाइम्स में। आदित्य, आपके प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? मेरे से पहले दो पंडित ने, एक डिफेंडर के साथ गया, एक मिडफील्डर के साथ, तो मैं स्ट्राइकर के साथ जा रहा हूँ। मेरे लिए प्लेयर ऑफ द ईयर हैरी केन, 23 गोल्स 14 असिस्ट्स। मेरे ख्याल से इस सीजन उनसे बेटर और कोई नहीं खेला, और स्पेशली फॉर अ साइड लाइक टॉटनहम कि मिड टेबल फिनिश करिए और उस साइड में भी इनका इतना कमाल का प्रदर्शन, तो मेरे लिए प्लेयर ऑफ द सीजन हैरी केन। ध्रुव, हम आप आपसे पूछना किसके लिए चाहेंगे। जाएंगे? हाँ ध्रुव, आप किसके लिए गए हैं? मैं ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ही जाना चाहूँगा। एकदम मैन यूनाइटेड को अच्छे तरीके से उभारा है। पिछले साल की मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी लैग कर रही थी, इस बार सेकंड पोजीशन तक। पिछले साल भी तो ब्रूनो फर्नांडिस आए थे, कितना बढ़िया तो खेले थे। वो हाफ जनवरी में आया बीच था। में आए थे, बीच में आया था, और उसी की वजह से थर्ड फिनिश करे थे हम। हाँ, तो ये गैल्वेनाइज द स्क्वाड। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगा अपने व्यूअर से कि जोर से वो लाइक और सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिएगा, और हम आपकी अलविदा लेते हैं। बाय बाय। बाय बाय गाइस। गाइस।